हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 स्टार्ट हो रखा है, पार्टनरशिप। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। और मैं आपको HBSC बोर्ड का सिलेबस करा रही हूँ क्लास 11th का। तो ये जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे हर चैप्टर में से, वो मैं आपको कराऊंगी। तो ये आपका चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 में अब आपका चल रहा है पार्टनरशिप डीड। तो शुरू करते हैं हमारे पार्टनरशिप डीड के मीनिंग से। साझेदारी अनुबंध पर आधारित होती है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनाते मतलब पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप या तो लिखित होती है कि हाँ हमारे बीच पार्टनरशिप है, या फिर वो क्या है बोल के बोल देते हैं, जैसे कि हाँ भाई तू मेरा पार्टनर है, ठीक है। मतलब लिखित या मौखिक होती है पार्टनरशिप, क्योंकि मौखिक अनुबंध में आपसी मतभेद की संभावना हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बोल के कोई बात कहता है तो वो बाद में मना भी कर सकता है कि मैंने ये बात नहीं कही या आप मेरे पार्टनर नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे अनुबंधों को लिख लिया जाता है। इस लिखित समझौते को अनुबंध की पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर हम अपनी पार्टनरशिप को मौखिक मतलब मौखिक तरीके से नहीं बनाते, हम क्या करते लिख के हर एक बात को लिख लेते हैं कि हमारी आपस में पार्टनरशिप है। जैसे ए और बी व्यक्ति है, ए और बी ने पार्टनरशिप करी और उसमें क्या है उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई और उसमें उसने लिख लिया कि हमारे बीच पार्टनरशिप है, और जितनी भी पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें हैं वो सारी उसमें लिख लेते हैं। साझेदारी संलेख में किन्हीं भी बातों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस संलेख में होना आवश्यक है। मतलब जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए। जो वो अनुबंध होता है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बीच में क्या क्या बातें लिखी होती है वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बातें लिखनी होती है। सबसे पहले होता है फर्म का नाम व पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म। सामान्यतः साझेदारी का कोई भी नाम रखा जा सकता है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध है। एक फर्म का नाम किसी अन्य फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जिससे किसी को धोखा न हो जाए। फर्म के नाम में ऐसा कोई भी शब्द जिसमें केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की अनुमति वांछनीय हो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें हमें केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी चाहिए, या फिर नाम अपना मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और केंद्रीय सरकार की अनुमति में अनुचित नाम कैसे, जैसे हम अपने कंपनी के नाम के आगे क्राउन लगा ले या इम्पीरियल लगा ले या स्टेट लगा ले, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्प्रेस, पार्लियामेंट। मतलब ऐसे नाम की हमें जो केंद्रीय सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है, तब हम क्या है वो नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो नाम मिलता जुलता होना नहीं चाहिए और केंद्रीय सरकार की नज़रों में वो क्या होना चाहिए, वांछनीय होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनरशिप। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में इंक्लूड है, जिन जिन व्यक्तियों ने पार्टनरशिप की है, जैसे ए और बी व्यक्ति अगर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की है तो उन दोनों का क्या है, जितना जो उनका नाम होगा और उनका पूरा एड्रेस वो क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है साझेदारी की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसकी एक अवधि भी तय हम कर सकते हैं, जैसे 2 साल की पार्टनरशिप, 3 साल की, 5 साल की। जैसे साझेदारी संलेख में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि फर्म की स्थापना किसी निश्चित समय किसी कार्य को पूरा करने के लिए की गई है। यह एक ऐच्छिक साझेदारी है। मतलब ऐच्छिक साझेदारी है तो वो कितने भी टाइम तक चल सकती है और कभी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर ऐच्छिक नहीं है, उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है कि 2 साल की पार्टनरशिप रखनी है, 3 साल की रखनी है, तो इस बात की उल्लेख उसमें करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में उल्लेख इस बात का करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है आपका व्यापार का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस। साझेदारी समझौते में यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र स्थानीय, देशीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय होगा। मतलब हमें लिखना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र हम स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं व्यापार, या फिर देशीय मतलब अपने देश में कर रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में भी हम अपना व्यापार कर रहे हैं। इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है साझेदारियों द्वारा दी जाने वाली पूंजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय अ पार्टनर। कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और उनकी पूंजी का क्या अनुपात होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। यदि पूंजी पर ब्याज
दिया जाएगा तो उसकी दर क्या होगी। मतलब जितनी जितनी पूंजी सभी साझेदारों ने लगाई है, वो कितनी कितनी पूंजी उन्होंने लगाई है, इस बात को भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। और उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा और उनकी पूंजी पर कितना कितना ब्याज उनको मिलेगा, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। 6 पॉइंट है लाभ और हानि का अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। साझेदारी संलेख में यह निश्चित होना चाहिए कि साझेदारों के बीच लाभ व हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा। मतलब जो उनको प्रॉफिट और लॉस का जो डिवाइड किया जाएगा, उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस उनको बांटा जाएगा, वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में इसका विभाजन हो। इसका अनुपात उनकी योग्यता, अनुभव आदि के आधार पर भी हो सकता है। मतलब जिसकी योग्यता अच्छी है उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है और जिसकी योग्यता कम है उसको कम प्रॉफिट भी लिखा होता है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो किस पार्टनर को कितनी मिलनी है, ये बात भी उसमें लिखी होनी चाहिए। 7th पॉइंट है साझेदारों का कमीशन एवं वेतन, कमीशन एंड सैलरी ऑफ अ पार्टनर। सभी साझेदार व्यवसाय में समान रूप से समय नहीं दे सकते, अतः जो लोग उसमें अपना सारा समय देते हैं क्या उनको अतिरिक्त कमीशन एवं वेतन दिया जाएगा, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। मतलब अगर कोई पार्टनर सारा दिन पार्टनरशिप में काम करता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक पार्टनर की सैलरी, उनको दिए जाने वाला कमीशन, इस बात का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। 8th पॉइंट है आपका साझेदारों द्वारा ऋण का लेना व देना, लोन टू एंड बाय अ पार्टनर। क्या आवश्यकता पड़ने पर साझेदार ऋण दे सकते हैं या ले सकते हैं, यदि हाँ तो किस सीमा तक वे ऋण ले सकते हैं और उस पर ब्याज की दर क्या होगी। मतलब अगर कोई पार्टनर ऋण लेना चाहता है क्या वो ले सकता है, अगर ले सकते हैं तो कितनी ब्याज पर ले सकता है और कितना ऋण ले सकता है, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। 9th पॉइंट है आहरण तथा उस पर ब्याज, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट। क्या निजी आवश्यकताओं के लिए साझेदार फर्म से रुपया निकाल सकता है, यदि हाँ तो आहरण की मात्रा, अवधि तथा उस पर ब्याज की दर क्या होगी। मतलब अगर उसे कोई अपना पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए तो क्या वो उन पैसों को, कंपनी के पैसे उसको निकाल सकता है ज़रूरत पड़ने पर, यदि हाँ तो कितना पैसा निकाल सकता है और उसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसके बाद है साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। मतलब राइट्स क्या क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़, उनकी लाइबिलिटीज़। प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंधन संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है, किंतु आपसी समझौते के अनुसार अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः संलेख में कर्तव्य व अधिकारों की सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मतलब हर एक पार्टनर की क्या क्या राइट्स होंगी, क्या क्या ड्यूटीज़, किसकी कितनी लाइबिलिटीज़ होगी, इन सारी बातों का क्या है उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। 11th पॉइंट है ऑडिट ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब खाता पुस्तकों का अंकेक्षण, लेखा पुस्तकों को रखने का ढंग, उनकी सामयिक जांच और अंतिम खाते तैयार करने की विधि। मतलब कौन सी विधि से हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे, उनका आदि का विवरण होना चाहिए। अंकेक्षण कराने की व्यवस्था का भी उल्लेख होना चाहिए, किस विधि से हम ऑडिट कराएंगे, कैसे कैसे हम फाइनल अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, वो सारी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। उसके बाद 12th पॉइंट है एडमिशन एंड रिटायरमेंट। विधान के अनुसार नए साझेदार का प्रवेश व पुराने साझेदारों की सर्वसम्मति से होना चाहिए। अगर कोई एडमिशन आता है, अगर कोई नया पार्टनर इंक्लूड होना चाहता है तो सभी साझेदारों की उसमें अनुमति लेनी आवश्यक है। और अगर बिना अनुमति के हम किसी भी साझेदार को नया अपना एडमिशन नहीं दे सकते पार्टनरशिप में। यदि इस नियम में कोई परिवर्तन हो तो उसका उल्लेख संलेख में होना चाहिए। आवश्यक संबंध में भी नियम होने चाहिए। इसके अतिरिक्त साझेदार के निवृत्त होने के संबंध में भी नियमों का उल्लेख होना चाहिए। मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर क्या रूल्स होंगे और उसके बाद एडमिशन के टाइम पर क्या रूल होंगे, वो सारी चीज़ें क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखनी चाहिए। उसके बाद 13 पॉइंट है आपका साझेदारी नियमों का उल्लंघन, वोलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप रूल्स। यदि कोई साझेदार कर्तव्य पालन करने में लापरवाही करता है अथवा फर्म के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का भी उल्लेख होना चाहिए। मतलब ये बताना चाहिए कि अगर आप हमारी ये बात नहीं मानते या आपने अगर कोई अपराध किया है तो उस अपराध की आपको क्या सज़ा मिलेगी, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। 14 पॉइंट है साझेदार की मृत्यु अथवा उसका उत्तराधिकारी, डेथ ऑफ पार्टनर एंड हिज सक्सेसर। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके व्यापार में लगी हुई पूंजी तथा संपत्ति का भुगतान उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को किया जाता है। यदि उस राशि
को व्यापार में ही रखना हो तो उत्तराधिकारी को साझेदार के अधिकार दिए जाने हो तो समझौते में इस बात का उल्लेख हो। मतलब ये बात भी लिखी होनी चाहिए कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को साझेदार बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, या उसको उसकी पूंजी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। 15 पॉइंट है आपका साझेदारी का अंत, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का अंत होगा, इस उल्लेख समझौते में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, अन्यथा फर्म का समापन केवल अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कैसे हम अपनी फर्म को समाप्त कर सकते हैं, कैसे पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन, साझेदारी संलेख में व्यवसायिक ख्याति के मूल्यांकन की विधि का भी उल्लेख होना चाहिए। मतलब जो हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का मूल्यांकन करेंगे, वो किस आधार पर करेंगे और कौन से मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, 17 पॉइंट है और आपका लास्ट पॉइंट है, ये आपका है एर्बिट्रेशन क्लोज, मध्यस्थ वाक्य। मध्यस्थ वाक्य का मतलब है भविष्य में होने वाले आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति होगी अथवा नहीं, यदि हाँ तो किसी प्रकार से इसकी नियुक्ति हो। अगर हम मध्यस्थ रखना चाहते हैं पार्टनरशिप के बीच तो हम कब मध्यस्थ रख सकते हैं और उसकी क्या सैलरी होगी, उसके क्या अधिकार होंगे, इस बात का उल्लेख भी पार्टनरशिप डीड में होता है। तो ये आपके 17 पॉइंट थे पार्टनरशिप डीड में। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं आपके इसमें। हर एक बात का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो और हमारी पार्टनरशिप अच्छे से चलती रहे। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग और इसमें जो बातें लिखी होती है वो सारी आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है या आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।